अभी बात कर लेते हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 3 रुपए इजाफा हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 144 रुपए 62 पैसे पर जा पहुंची है। 1 लीटर मिट्टी का तेल 116 रुपए 48 पैसे में दस्तयाब होगा। 12 बजते ही नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका है। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक और जुल्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे फी लीटर इजाफा। वजारती खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 1 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमत 147 रुपए 83 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के नर्ख में भी 3 रुपए इजाफा। फी लीटर कीमत 144 रुपए 62 पैसे हो गई। मट्टी का तेल भी 3 रुपए इजाफे के बाद 116 रुपए 48 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपए 33 पैसे इजाफे के बाद 114 रुपए 54 पैसे का हो गया। साल के आगाज में ही 15 रोज में दूसरी बार कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा, खान साहब आप तब्दीली नहीं तबाही लाए हैं। पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। प्यारे कप्तान, हमें बता दें कि आखिर किस वक्त घबराना नहीं है। आप हर 15 रोज के बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं। अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो चुका है। शहरी पेट्रोल महंगा होने पर वजीर आजम इमरान खान से सख्त नाराज हैं। सर इस तरह ही होता है, 5 रुपए कम होता है और 10 रुपए बढ़ जाता है। हर बार इस तरह ही होता है। सर हुकूमत को तो चाहिए कि सस्ता करना। ये हुकूमत बिल्कुल बेकार है, किसी किस्म की नहीं हुकूमत। गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। इसमें गरीब अवाम की मर रही है और क्या हो रहा है। अमीरों का क्या जा रहा है। अमीर तो डलवा सकेंगे, गरीब अवाम पिसती जा रही है रोज की रोज। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए गरीब आवाम के लिए। रोज़ पेट्रोल की कीमत बड़ी होती है, कुछ रिलीफ देना चाहिए। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। आवाम के साथ तो खेल ही रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं आवाम के साथ। लोगों का परचेज पावर है नहीं है, इनकम लोगों की इंक्रीज़ नहीं होती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब मतलब एंड पे आप जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप देख लेंगे इलेक्शन के बाद लोगों को लोग क्या रिव्यू करेंगे। हम लोगों ने सपोर्ट किया है, सब ने सपोर्ट किया तब्दीली को, लेकिन अब तब्दीली को क्या करेंगे हम लोग जब लोग ही मजबूर हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर रद्द अमल। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए से जायद का इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गैस और बिजली के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है। इमरान खान ने मुल्क IMF को गिरवी रख दिया है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, अवाम के सब्र का मजीद इम्तिहान ना लिया जाए। JUI सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हुक्मरानों ने अवाम पर आज एक और ड्रोन हमला कर दिया है। मिनी बजट के जरिए अवाम को 3.5 अरब का टीका लगाया गया है। पेट्रोल की नई कीमत में इजाफे से जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। इस नाअहल हुक्मरानों में सलाहियत ही नहीं है कि मुल्क को चला सके। और आज पेशावर में इतवार की छुट्टी पर भी गैस गायब है। घरों में खाना पकाना नामुमकिन हो चुका है। शहरी कहते हैं कि गर्मियों में बिजली तो सर्दियों में गैस गायब रहती है। हुक्मरानों को आवाम की कोई फिक्र ही नहीं। हम बाहर से नाश्ता लेके आते हैं, घर में गैस नहीं आता। जब से ये सर्दी आई हुई है इसकी वजह से गैस लोड शेडिंग है। और ये गैस जोन सी है तो घरों में भी नहीं है। और जो गाड़ियाँ माड़ियाँ जोन सी है ना उसमें भी ये गैस नहीं ये डाली जा रही है। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है गैस की लोड शेडिंग की वजह से। एक तो घरेलू मुश्किलात है और दूसरी कि जो गाड़ियाँ जो गैस पे चलती हैं उनका जो रोज़गार है वो गरीब लोग हैं, उनका बहुत बड़ा मसला है। तो ऐलान तो उन्होंने किए, ऐलान तो कर देते हैं पर अमल दरामद उससे बहुत कम ही होता है। अहम खबर है पेशावर से। पेशावर में जिले इंतजामिया ने CNG स्टेशन हफ्ते में 3 दिन खोलने का फैसला कर लिया है। एलामिया के मुताबिक पीर, बुध और जुमे के रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक तमाम CNG स्टेशन खुले रहेंगे। जिला इंतजामिया ने एक हफ्ता पहले CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी थी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे जमील खान हमारे साथ हैं। जमील, बताइएगा CNG स्टेशन खोलने से मुतालिक जिला इंतजामिया ने मजीद क्या फैसले किए हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन एक हफ्ता पहले ज़िला इंतजामिया ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों को सुई गैस की फराहमी यानी घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने के पेश नज़र CNG स्टेशन बंद कराए थे। ताहम गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि गैस तो
लोड शेडिंग हो या ना हो, लेकिन CNG स्टेशन पीर, बुध और जुम्मा यानी हफ्ते में 3 दिन खुले रखे जाएं। और आज जिला इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके पेश नज़र जो है 3 दिन CNG स्टेशन खुले रखे जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील आपका। अभी कोरोना के बारे में आपको आगाह करें, पाकिस्तान में मुहलिक वायरस से अमवात बढ़ने लगी हैं। मुल्क भर में एक रोज़ में मजीद 9 मरीज जान से गए। जाबहक अफराद की तादाद 29,012 हो गई है। 752 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 51,236 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 4,027 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 78% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,24,147 हो गए। अहम खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद के रूरल हेल्थ सेंटर की इंतजामिया की नाअहली। कोरोना से बचाव की वैक्सीन शहरियों को लगाने के बजाय कूड़े के ढेर पर फेंक दी। वैक्सीन जाया क्यों की? अस्पताल में मौजूद अमला कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। अस्पताल के MS डॉक्टर उस्मान समेत कोई सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिला। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास शेराज से। वकास, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, माले मुफ्त दिल पे हम डिस्कोर रूरल हेल्थ सेंटर में इंतजामिया की जो नाअहली सामने आई है, जिसमें कोरोना से बचाव की जो वैक्सीन जो है शहरी को लगाने के बजाय जो कूड़े के ढेर में फेंक दी गई है। ये हॉस्पिटल के चंद फीट दूर जो है ये एक नाला है, नाले के करीब जो है ये बड़ी तादाद में जो है वैक्सीन जो है फेंकी गई थी, जिसकी आवाज़ जो है न्यूज़ ने उठाई। तो उसके बाद जो है पहले तो MS जो बिल्कुल मंजर आम से गायब थे, अब MS साहब का मौक़िफ़ जो सामने आया उसमें उनका ये कहना है कि ये हॉस्पिटल से काफ़ी दूर है, इसके लिए इसकी वजह से इंक्वायरी भी की जा रही है। हमने जो है हर तरफ जो है ये वैक्सीन जो है वो पहुँचानी होती है हेल्थ केयर, जितने भी रूरल हेल्थ केयर होते हैं, लेकिन ये वैक्सीन किसने फेंकी, इसको फेंकने का कौन था, जिम्मेदार कौन है, इस वाले अभी तक जो है तहकीकात मुकम्मल नहीं की गई। जो MS का ये कहना है कि जल्द ही तहकीकात मुकम्मल करके जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनको कटहरे में लाया जाएगा। चीफ ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। मौसम के बारे में आपको अपडेट करेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली और शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी। मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाके और बालाई सिंध शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। लय -15, स्तोर और कालाम -12, गोश्त -11 दर्जा हरारत के साथ सर्द तरीन मकामात रहे। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते बारिशों की पेशगोई की है। अमूमी तौर पर मुल्क भर में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है? बादल छाए रहेंगे या निकलेगी धूप? ये हम जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब से। जी आयशा। जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। इसी तरह आज अगर शहरी इक़्तिदार की सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आज भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। हर तरफ सुरमई बादलों का राज है, यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं। इसी तरह आज इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते में एक नया बारिशों का सिलसिला दाखिल होगा जो 2 रोज तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा होगा। जी लफ्ज़ों से खेलने के फ़न में माहिर समारा शाहिद ने हरूफ तहज्जी को ऐसा जोड़ा है कि देखने वाले हैरान रह गए हैं। लाहौर की आर्टिस्ट ने घर में इस्तेमाल होने वाले धाती बर्तनों पर अपने जौहर दिखाकर अपना लोहा मनवाने लगी हैं। रिजवाना शेख की ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। वतन अजीज में टैलेंट की कोई कमी नहीं। इसी तरह कैलीग्राफी में माहिर समारा शाहिद के लिए लोहे से खेलना भी कुछ मुश्किल नहीं। खतार समारा शाहिद का कहना है वो घर की नाकाबिल इस्तेमाल चीजों को अपने हुनर से दीदा ज़ेब और शाहकार नमूनों में बदलने की खूब महारत रखती हैं। किचन में देखते हैं, अपने डाइनिंग रूम में देखते हैं, कोई बर्तन हो गया, कोई बाल्टी, कोई देगची, कोई टेबल, कोई साइकिल, कोई दरख्त,
تو میں نے کیلیگرافی کو ان چیزوں سے بنایا ہے. میں نے کینوس پہ بھی بنایا ہے 2D سرفیس کے ساتھ, اور میں نے 3D مٹیریلز بھی ایکسپلور کیے ہیں. لکڑی ہو یا کسی بھی دھات کے بنے نقارہ برتن, سمارا شاہد کے ہاتھ لگتے ہی ان کی صلاحیتوں کا چیخ چیخ کر اعلان کرتے ہیں. کیلیگرافی کا مطلب ہے خوبصورت لکھائی, بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کیلیگرافی کو بہت بیسک کامن چیزوں کے تھرو پورٹری کیا جائے. مشکل شوق کو اپنا کر سمارا شاہد نے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا ہے کہ عزم اور حوصلہ بلند ہو تو کوئی بھی مہم ناقابل شکست نہیں ہوتی. پنجاب کی قدیم تہذیب و ثقافت کو اجاگر کرتی اور ہاتھوں سے لوہے کو تراش کر چاندی جیسے عظیم شاہکار میں بدلنے والی صنف نازک, سمارا شاہد کا ماننا ہے کہ کیلیگرافی محض دیوار کی محتاج نہیں ہوتی. کیمرہ مین امین چودھری کے ساتھ رضوانہ شیخ, نیوز لاہور. کیلیگرافی کی ماہر سمارا شاہد کے بنائے ہوئے شاہکار ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں. باصلاحیت آرٹسٹ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان کے فنی سفر کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں. بہت شکریہ سمارا, آپ آئیے. آج آپ بتائیے گا, کیلیگرافی ایک آسان فن نہیں ہے. انسپریشن اس بارے میں کہاں سے ملی, کب لگا کہ آپ کے اندر ایک آرٹسٹ ہے؟ اسکول سے جب میں ڈرائنگ کرتی تھی تو ٹیچرز کو پسند آتی تھی, پھر وہ کہتے تھے کہ چلو کلاس ڈیکوریشن کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تب سے اس طرف تھوڑا میرا رجحان ہوا, اور اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ میں جو فائن آرٹس رکھی اور میرے ہائیسٹ مارکس تھے, تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, اب مجھے آگے اس فیلڈ کو فردر لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, فائن آرٹس کے سبجیکٹ سے آپ کے, اور اسکول میں اپریشیٹ کرتے اور ہاں جی, ڈرائنگ, فزکس, کیمسٹری, بایو. اچھا, شروع میں آپ ڈرائنگس بناتی تھی, پینٹنگس یا وہ جو فزکس, کیمسٹری, بایو میں جب ہم پریکٹیکل میں کرتے ہیں, ڈرا کرتے ہیں کچھ, تو وہ تھوڑا باقیوں سے بہتر ہوتا تھا. تو وہاں سے مجھے لگا کہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ میرا اس طرف انٹرسٹ ڈیولپ. اچھا, کافی مشکل کام ہے نا یہ, کس طرح سے کرتی ہیں آپ؟ کچھ بتائیں اس وقت جو دیکھنے والے ناظرین ہیں. یہ جو کیلیگرامس بناتی ہوں, ہاں, اس میں یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ڈرا کرتی ہوں. پہلے تو برتن یا کوئی بھی آبجیکٹ ہے وہ لے کر آتی ہوں مارکیٹ سے, اس کے بعد میں اس کو ڈرا کرتی ہوں, اس کے اوپر الفابیٹس, کیلیگرافی اردو میں جو بھی کرنا ہو یا جو بھی فونٹ ہو. پھر اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کرتی ہوں. کٹنگ کرنے کے بعد پھر میں اس کو گرم کر کے اس کو, کیونکہ وہ ڈی شیپ ہو جاتا ہے کٹنگ کے بعد کافی, تو اسے تھوڑا گرم کر کے پھر اس کو ٹھیک کرتی ہوں. ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر لائن میں لے کر آتی ہوں. پھر اس کے بعد اس پہ فنیشنگ ہوتی ہے ہاتھ سے, فائلر سے, مشین سے. فنیشنگ کے بعد پھر اس کو دوبارہ صاف کرتی ہوں, اور پھر اس کی پالش ہوتی ہے, بف ہوتا ہے, اور پھر وہ فائنل ڈسپلے تک پہنچتا ہے. تو اگر ایک پیس آپ نے ریڈی کرنا ہو تو اس پہ آپ کو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ گھر میں آپ نے سارا سامان رکھا ہوا ہے, آپ کے پیرنٹس جو ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی جانب سے؟ جی بالکل, بہت زیادہ الگ سے کوئی ورک شاپ, کوئی روم, کوئی ڈیڈیکیٹ کیا ہوگا؟ جی, ایک ورک شاپ میں بھی جا کے کام کرتی ہوں, کرواتی بھی ہوں کچھ کام, اور گھر میں بھی ایک اسٹوڈیو, ایک کارنر سیٹ کیا ہوا ہے, وہاں پہ زیادہ کام کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ ٹائم جو ہے وہ ایک آرٹ پیس میں تقریباً کبھی 1 ماہ بھی لگ جاتا ہے, کبھی 2-3 منتھس بھی لگ جاتے ہیں اس کو کمپلیشن کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنے شوق کے لیے آپ کرتی ہیں یا پھر ارننگ بھی ہوتی ہے اس سے کچھ؟ نہیں, یہ میرا پروفیشن ہے, میں پروفیشنل آرٹسٹ ہوں. جی بالکل. تو اب اسٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, اپنی پڑھائی کے لیے کیسے ٹائم نکالا؟ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ اور یہ اتنا مشکل کام بھی ساتھ ساتھ, جو آپ کی ایج کی لڑکیاں ہیں, بچے آپ کو دیکھیں, ان کو کیا مطلب آپ کہیں؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی یہ میرا تھیسس کا کام تھا جو میں نے سٹارٹ کیا تھا, اور میں نے فائن آرٹس میں ایم فل کیا ہے, تو میری ڈگری بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ کام میں نے اپنے ایم فل میں پروڈیوس کرنا شروع کیا تھا, یہ جو کیلیگرامس ہے. تو اس کے بعد پھر رسپانس اتنا اچھا تھا, کام ایک دم سے سیل ہو رہا تھا, اور رسپانس بھی بہت اچھا آ رہا تھا پبلک کا. تو پھر میں نے اسی کو آگے فردر پروفیشنلی بھی اس کو لے کر چلی, اور اب میں ایگزیبیشن وغیرہ بھی کرواتی ہوں. ساتھ جاب کر رہی ہوں یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا یہ کام بھی ساتھ ساتھ لے کر. اچھا, ایک دھاتی کام ہے یہ, ہے نا ایسے ہی ہے؟ تو کیا ہاتھ اس میں درد نہیں کرتے ہیں؟ تھوڑا مشکل کام نہیں ہے, اس پہ تھوڑی محنت زیادہ درکار نہیں ہوتی؟ کرتے ہیں, ہاتھ بھی درد کرتے ہیں کچھ. پھر ہم مشینز بھی استعمال کرتی ہوں, مشینز کا بھی استعمال ہے. پھر فائلر کرتے ہوئے, فائل جب اس کو کر رہے ہوتے ہیں, فنیشنگ کرتے ہیں, تب بھی کافی نیلز بھی ٹوٹتے ہیں, ہاتھ بھی گندے ہوتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں, لیکن ہو جاتا ہے اس طرح, ہو جاتا ہے. اچھا, ہمارے ملک میں کتنی اس فن کو اگر ہم دیکھیں تو پذیرائی ملتی ہے, کتنا لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں پہ آپ کو مشکلات فیس کرنا پڑی ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ کچھ پیسز میں مجھے کرٹیسزم ملا تھا بہت زیادہ. ایک میں نے منی کوئن بنائی تھی, تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس پہ میں نے قرآن لکھا ہوا ہے, نعوذ باللہ. تو کیونکہ وہ عربک تھی, لیکن وہ سلینگ تھی بالکل, جیسے ہم روٹین میں اردو بولتے ہیں اسی طرح اس میں عربک الفاظ لکھے ہوئے تھے. لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو, ان کو لگتا ہے کہ کیلیگرافی صرف قرآنی کانٹینٹ ہی ہے, جہاں خط آتی ہوگی اٹ مینس کہ وہ قرآن ہی لکھا ہوگا. تو اس وجہ سے مجھے کافی باتیں بھی سنی, بہت زیادہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا. لیکن پھر آہستہ آہستہ میرا موٹیو ہی یہی تھا کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کیلیگرافی کا مطلب صرف قرآنی کانٹینٹ نہیں ہے. کیلیگرافی خوبصورت لکھائی ہے, وہ کسی چیز پہ بھی ہو, کچھ بھی لکھا ہوا ہو, پیارا لکھا ہو, تو وہ کیلیگرافی ہے. فیوچر میں اس کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں؟ آپ نے کہا کہ آپ جاب بھی کرتی ہیں, آپ کی الگ سے ایک ورک شاپ بھی ہے, اور آپ کو اچھی خاصی ارننگ بھی ہوتی ہے اس سے.
क्या प्लान है आपके? साथ साथ जॉब के साथ साथ ही काम कर रही हूँ, शुक्र अल्लाह का, और आगे भी इसी तरह शोज़ करती रहूँगी। अभी मेरा एक रिसेंटली शो हुआ है कराची में, तो अब एग्जीबिशन तो अब इंशाल्लाह सोलो का इरादा है कि एक सोलो शो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी बहन भाई आपको फॉलो करते हैं इस सिलसिले में, या क्या करते हैं बाकी बहन भाई? आपके अंदर ही आर्टिस्ट, वो भी डिज़ाइनर है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर है। टेक्सटाइल डिज़ाइनर, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी मदर जो है उनको बड़ा क्रेडिट जाता होगा ना, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया होगा आपको। बहुत ज़्यादा। मेरी मदर भी पोइट भी हैं, पोइट्री भी करती हैं, और वो भी इसी फील्ड में हैं, जाहिर सी बात। ठीक है, ये बताइएगा समारा कि इसको सीखने के लिए बेसिकली हमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, जो देख रहे हैं इस वक्त आपको, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? या स्टार्ट में अगर हम इसको करना चाहते हैं, किस किस्म के हर्डल्स हमें फेस करना पड़ सकती हैं? स्टार्ट आपको अलिफ से करना है। आपने एक कलम खरीदनी है, एक शीट खरीदनी है। पहले हम अलिफ बे सीखते हैं, अलिफ बे सीखते हैं, फिर उनको जोड़ना सीखते हैं, उनके हिज्जे सीखते हैं, पूरी अलिफ बे जब हमें आ जाएगी फिर हम 2 से 3 फॉन्ट्स मजीद सीखेंगे। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि आपने किस मीडियम की तरफ जाना है, आपने वुड में जाना है, आपने कैनवस पे ही रहना है, आपने शीट पे ही रहना है, या आपने किसी और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। आपने धात के अलावा भी कोई किया है? काम मेरा भी ट्रेडिशनल काम से स्टार्ट किया था। मैंने शीट से स्टार्ट किया, फिर मैंने कैनवस पे काम किया, फिर मैंने वुड पे काम किया, जो लसानी शीट होती है उसके ऊपर, फिर मैं मेटल की तरफ आई, और अभी भी मैं मिक्स कर रही हूँ। मतलब कोई एक स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ मेटल ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वुड में भी करती हूँ, मैं शीट पे भी करती हूँ, मैं कैनवस पे भी करती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया समारा। मैं चाहती हूँ आप कोई मैसेज एंड पे देना चाहती हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं आर्टिस्ट कैलीग्राफी में, उनके लिए? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसे नहीं होगा कि आप कहेंगे जी फलां का काम मैंने देखा और ये बहुत अच्छा, और आप उसको बस एज इट इज़ फॉलो करना शुरू कर दें। आप शुरू से सीखें, ट्रेडिशनल काम सीखें। पहले कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क करने के लिए ज़रूरी यही है कि आप पहले उसकी बेसिक सीखें, पहले अलिफ बे सीखें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें मज़ीद प्रैक्टिस करें। और हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है। टाइम के साथ साथ आप चीज़ें सीखते हैं, टाइम के साथ साथ आप टेक्निक सीखते हैं, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो टाइम लगाएं चीज़ को, 1-2 साल में कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 10 साल भी लग सकते हैं आपको अपना स्टाइल डेवलप करने में। और एक बार जब आपका स्टाइल डेवलप हो जाए तो उसी स्टाइल पे आप काम करें और फिर अपना नाम ऐसे आप पैदा कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और जब आप मेहनत करते हैं तो फिर उसका अजर तो आपको मिलता ही है। बहुत शुक्रिया समारा, थैंक यू सो मच स्टूडियोज़ में आने के लिए। खबर है खेल के मैदान से, थर्ड डेजर्ट रैली का आज आखिरी दिन है। शायकीन की बड़ी तादाद इवेंट को एंजॉय कर रही है। इलाकाई और रिवायती मुकाबलों ने मेले का हुस्न मजीद बढ़ा दिया। मिट्टी में डेजर्ट जीप रैली के सनसनी भरे मुकाबले, मुल्क के नामवर ड्राइवर्स एक्शन में। एक तरफ गाड़ियों की बर्क रफ्तारी तो दूसरी तरफ ताकत का मुजाहरा। देसी मुकाबले मलाखड़ा ने इवेंट की रौनक बढ़ा दी। फैंस ने घुड़दौड़ को भी इंजॉय किया। मैदान का सुल्तान कौन होगा, फैसला चंद घंटों बाद होगा। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल आज एयरफोर्स और वापडा के दरमियान हो रहा है। दोनों टीमें यादगार परफॉर्मेंस दिखाते हुए फाइनल में पहुंची हैं। सेमीफाइनल में एयरफोर्स ने पुलिस 37 के मुकाबले में 51 पॉइंट से हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में वापडा ने आर्मी को 37 के मुकाबले में 45 पॉइंट से शिकस्त दी। ये इवेंट कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइवर का हिस्सा है। कोयटा में पहाड़ों के दामन में कदीम खेल संगरेक का पहली बार सूबाई मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ये खेल 400 साल पुरानी तारीख का हामिल है। कोयटा से ये खेल हज़ारा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खेलते हैं। तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ की रिपोर्ट में। कोयटा में पहाड़ों की दामन में केवा चाय की चस्कियाँ लगाते ये लोग कदीम और पुराने खेल संगरीक से महसूस हो रहे हैं। ये खेल 400 साल पुराना है जो ज्यादातर अफगानिस्तान में खेला जाता है। पाकिस्तान में ये खेल हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद खेलते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से पहली बार इस खेल का सूबाई सतह पर इनेकाद किया गया। ये तो बहुत कदीम तारीख है इसका पुराना, ये 300-400 साल इसकी तारीख है। ये पत्थर के ज़माने के गेम है। मुझे बचपन याद आता है तो यही खेल हम लोग देखते आ रहे। जी ये बहुत मकबूल है हम लोगों के इलाके में। खिलाड़ियों का कहना था इस खेल को कौमी सतह पर फरोग मिलना चाहिए ताकि हर इलाके में लोग इसे महसूस हो सके। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा। और 11वीं रशीद डी हबीब गोल्फ टूर्नामेंट के फातेह का फैसला आज होगा। 3 दिन से वहीद बलोच सरे फहरिस्त हैं। कराची में जारी इवेंट में वहीद बलोच 13 अंडर पार के साथ सबसे आगे हैं।
दिफाई चैंपियन शबीर इकबाल और हमजा अमीन मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर हैं। अंसर महमूद की चौथी पोजीशन है। सीनियर प्रोफेशनल कैटेगरी में जिमखाना क्लब के मोहम्मद अकरम पहले नंबर पर रहे। इवेंट में 80 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स का मेला सज गया है। बर्फीले मैदान पर लहू गरमाने के लिए खिलाड़ियों की बड़ी तादाद एक्शन में है। गजर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। बर्फ पोश पहाड़ों के दामन में खेलों का रंग बरंगा मेला, खिलाड़ियों के लिए लहू गरमाने का सुनहरी मौका। 400 से ज्यादा प्लेयर्स एक्शन में। फेस्टिवल में आइस हॉकी, आइस क्लाइंबिंग, ग्लेशियर वॉक और माउंटेन साइकिलिंग के मुकाबले होंगे। हमें सिलेक्शन भी कर रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह उधर जीत के आएंगे। इंशाल्लाह इस बार ट्रॉफी हमारे अपने टीम के साथ लाएंगे, इसलिए हम बहुत अच्छी एंजॉय कर रहे हैं। पिछले साल से इस बार बहुत अच्छी तैयारी हमने की है और हमारे सिलेक्शन भी हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे इस साल। सख्त सर्दी में भी खिलाड़ियों का जोश व खरोश देखने वाला है। मुकाबले एक हफ्ता जारी रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल के अलावा कनाडा से आए हुए खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। आबिद हुसैन, नियो न्यूज़, गिजर। सादिकाबाद में दीवार मेहरबानी वो जगह है जहां लोगों के अतिया किए गए कपड़े, जूते और ज़रूरत की दीगर अशिया मुस्तहिक अफराद को दी जाती हैं। ये अशिया नादार अफराद के बहुत काम आती हैं। मोहम्मद शुबान की रिपोर्ट। सख्त सर्दी और उस पर महंगाई, गरीब आदमी के लिए तन ढांपना मुश्किल हो गया। सादिकाबाद के मुस्तहिक अफराद टोलो रोड पर कायम दीवार मेहरबानी से मुस्तफीद हो रहे हैं। दीवार मेहरबानी सजाने वाले नौजवान आसिफ अली ने नेक काम की इब्तिदा अपने घर से की। सबसे पहले हम अपने घर से कपड़े लाए और यहाँ हमने हैंग किए, ज़रूरतमंद आकर लेकर गए। फिर अल्लाह ने एक सिलसिला चला दिया कि जो ज़रूरतमंद थे वो आ जाते हैं और जिन्होंने देने होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं और हर घर में मौजूद होते हैं कुछ ऐसे कपड़े जो लोगों के काम आ सकें और गरीब लोगों के लिए वो ब्रांड की हैसियत रखते हैं। कतरा कतरा दरिया बनता चला गया। आसिफ अली के जज्बे को देखकर और भी लोग इस कार खैर में शरीक होने लगे। दुखी इंसानियत के लिए दर्द दिल रखने वाले लोग गर्म कपड़े, जूते, जैकेटों के अलावा दीगर इस्तेमाल शुदा कपड़े दीवार मेहरबानी के लिए अतिया करते हैं, जिन्हें पहनकर मुस्तहिकीन के चेहरे खिल उठते हैं। दीवार मेहरबानी की देखभाल एक बाबा जी करते हैं। बाबा जी कपड़ों को खूबसूरती से दीवारों पर सजाते हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास गरीब लोग बहुत जाते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यतीम बच्चे, गरीब औरतें, बेवा औरतें, मैं सबको कपड़े देता हूँ। दीवार मेहरबानी ईरानी सकाफत का खासा है जो बंदा परवरी की एक बड़ी मिसाल है। साहिब हैसियत लोगों को चाहिए कि इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। तामीर पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत जहां हज़ारों अफराद को तामीराती शोबे से मुंसलिक होने का मौका मिला है, वहीं लाहौर की आयशा कमाल को भी अपनी मॉडर्न इस्लामिक खताती आवाम को दिखाने का मौका फ्राहम किया गया। लाहौर से रिजवाना शेख। तामीर पाकिस्तान के तहत घर बनाना भी आसान और सजाना भी। जदीद तर्ज तामीर के तरीकों के साथ साथ लाहौर की आयशा कमाल ने अपनी कलम का जादू जगाते हुए इस्लामिक मॉडर्न कैलीग्राफी मुतारिफ करवा दी। दीदा ज़िब खतूत में लिखी सूरे रहमान, आयतल कुर्सी और सूरे फातिहा समेत कुरानी आयात जो घर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। आयशा कमाल ने अपना हुनर आवाम तक पहुँचाने का मौका देने पर नई बात मीडिया ग्रुप का शुक्रिया अदा किया। तामीर पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैंने यहाँ पे एग्जीबिशन की है और बहुत अच्छा रिस्पांस आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। रूह ईमान को ताजगी बख्शते, आंखों को जाज़बे नजर लगने वाले इन अजीम फनपारों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़े रखा। जी, मैंने ये तामीर पाकिस्तान का इवेंट विजिट किया और मैंने आयशा कमाल का भी वर्क देखा है और मुझे बहुत पसंद आया है। उन्होंने मुख्तलिफ रंगों से खेला है और अंदर इस्लामी खताती भी इन्वॉल्व किया है, तो दिल खुश हो गया। तामीर पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के तहत दफातर और घरों की सजावट के लिए मुनफरिद और फनून लतीफ़ा के जदीद तकाज़ों पर मबनी पेंटिंग्स का भी इहतमाम किया गया। तामीर पाकिस्तान की छत तले जहाँ लोग अपने घरों की तकमील मुमकिन बना रहे हैं, वहीं आशियाने की तज़ीन और ऐश के लिए इस्लामी कैलीग्राफी भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन जाहिद जुबैर के साथ रिजवाना शेख, न्यू न्यूज़, लाहौर। मुल्तान के गांव सदरपुर में 1898 की दहाई में बनाई गई एक ऐसी इमारत जिसकी छत से आम के बागात की निगरानी की जाती थी। 124 साल पुरानी इस इमारत का अहवाल हमें बताएंगे इमरान अशरफ। मुल्तान शहर से निकलकर सदरपुर गांव पहुंचते ही वक्त अचानक एक सदी पीछे चला जाता है। आमों के बागात के बीचों बीच बनाई गई इमारत 124 साल पुरानी है। किसी जमाने में इस इमारत की छत से 72 मुरब्बा एकड़ रकबे पर लगे आम के बागात की निगरानी की जाती थी। पुराने वक्तों में घर बनते थे,
آج آپ لاہور چلے جائیں شاہی قلعہ میں بھی آپ کو اس طرح کے ڈاٹ بنے ہوئے نظر آئیں گے. یہ رہائش کے لیے اس کے اوپر کمرہ تھا، پہلے اوپر بیٹھ کر یہ ہم پورے باغ کا نظارہ کرتے تھے. 1898 میں آم کے باغات کی نگرانی کے لیے بنائی گئی عمارت خستہ حالی کے باوجود فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے. آم کے باغات کٹتے گئے اور نگران عمارت بھی گرتی رہی، لیکن خستہ حال عمارت آج بھی بچے ہوئے آم کے باغات کی بھرپور ترجمانی کر رہی ہے. چاروں طرف باغات سے گری ہوئی یہ بوسیدہ عمارت آج بھی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہے. کیمرامین کاشف نواز کے ساتھ عمران ارشد، نیو نیوز، ملتان. سیاسی شخصیات اور وڈیروں کے سیاحتی مقامات پر قائم غیر قانونی بنگلے قانون اور انصاف کے دوہرے معیار کی علامت بن گئے ہیں. ڈیرہ غازی خان کے سیاحتی مقام فورٹ منرو میں سرکاری اراضی پر لغاری اور کھوسا خاندان کے غیر قانونی بنگلے قانون کی حکمرانی کا مذاق اڑا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ملک کی مقتدر شخصیات کے سرکاری اراضی پر قبضے کا انکشاف نیو نیوز نے ریکارڈ حاصل کر لیا. ڈیرہ غازی خان کے علاقے فورٹ منرو میں لغاری اور کھوسا خاندان کے بنگلے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. محکمہ مال کے ریکارڈ کے مطابق فاروق احمد خان لغاری مرحوم کا 33 کنال 13 مرلہ اراضی پر قبضہ، جو لینڈ ریکارڈ کی دستاویز سے بھی ثابت ہے، جس پر اس وقت ان کے بیٹے اویس احمد خان لغاری قابض ہیں. پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جعفر خان لغاری، ان کے بھائی عمر خان لغاری 20 کنال 19 مرلہ اراضی پر قابض ہیں. سابق گورنر پنجاب اور پی ٹی آئی رہنما ذوالفقار خان کھوسا نے بھی 8 کنال 6 مرلہ زمین پر قبضہ کر کے بنگلہ بنا لیا. حکومت اور اپوزیشن کی بااثر شخصیات کی سرکاری اراضی پر قبضے سے متعلق سرکاری مشینری بھی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے. فیصل آباد میں حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے مفت احساس بازار میں بھی شہری خوار ہونے لگے ہیں. سخت سردی کے موسم میں خواتین لمبے قطاروں میں انتظار کرنے پر مجبور ہیں، تو دوسری جانب کرونا ایس او پیز نے بھی نظر انداز کر دیا ہے. فیصل آباد سے جویریہ نصیر کے احساس بازار میں بھی خواتین کا احساس نہیں. لمبی قطاریں، مہنگائی کے مارے عوام پریشان. احساس بازار میں مفت اشیاء کی فراہمی خواتین کو آٹھ آنسو رلانے لگی. احساس نہیں ہے اتنے، احساس اس طرح نہیں ہے کہ جڑے سفارشاں وہ جائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. جڑا کوئی مریض ہے، جڑا کوئی اس طرح مجبور ہو کے آندا ہے، چکاٹ دکھا جو کوئی اندر نہیں کھڑدا. ایتھے ہی لین چلو شرم نہیں آؤندی سیانے بندے نوں کھڑا کیتا ہوئے دا. احساس بازار میں موسم سرما کی مناسبت سے مستحق افراد کا قومی شناختی کارڈ درج کر کے انہیں جرسی، شال، جوتے، لحاف سمیت مختلف اشیاء مفت فراہم کی جاتی ہیں. وہاں پہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیس رکھا ہے جس میں کمپیوٹر میں رجسٹر ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹوکن دیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر ایسا ہے، میں خود بھی وہاں پہ ہوتا ہوں، ہم نے مختلف افسران وہاں پہ نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے خلاف یہ کلیئر ہو جائے کہ نو ٹالرنس پالیسی ہے. اگر اس طرح کوئی کر رہا ہے یا وہاں پہ کوئی بندہ ملوث ہے تو اس خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا. شہری کہتے ہیں بڑھتی مہنگائی میں تن ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کے علاوہ اشیاء خوردونوش کی فراہمی بھی ان کے لیے ضروری ہے. حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں. کیمرامین آصف نواب کے ساتھ جویریہ نذیر، نیو، فیصل آباد. شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. 26 سالہ زنید نے اپنے گھر کے ایک پورشن میں 100 سے زائد نایاب نسلوں کے انگلش خرگوش پال لیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. لاہور کی رہائشی 26 سالہ زنیر اکرام کے نرالے شوق مہنگے ترین نیاب نسلوں کے 100 سے زائد خرگوش پال لیے، جس میں انگلش انگورا، فوزی لوپ، ہالینڈ لوپ، لائن ہیڈ ڈراف، ٹیڈی بیئر ڈراف، ہوٹو ڈراف اور نیوزی لینڈ وائٹ شامل ہیں. ریبٹ جو ہے نا مجھے بچپن سے ہی پسند ہے، اور ایک تو یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ ان کا بالکل بھی شور نہیں. 4 پنجروں سے شروع ہونے والا زنیر کا شوق اب 100 خرگوشوں کے جوڑوں تک جا پہنچا ہے. 4 کیج سے شروع کیا تھا. 4 میرے پاس بریڈ سے انگلش انگورا، فوزی لوپ، نیوزی لینڈ وائٹ اور ہالینڈ لوپ. تو اب ماشاءاللہ میرے پاس 12 کیج ہیں. خرگوش کے پنجروں میں پانی کی بوتلیں بھی لگائی گئی ہیں جن سے وہ خود پانی پیتے ہیں. زنیر ریبٹ لورز کو اپنے خرگوش فروخت بھی کرتا ہے. 100 کے قریب خرگوش پال کر زنیر نے اپنے شوق کا جہاں اظہار کیا ہے، تو وہیں انسان کی جانوروں سے محبت کی اعلیٰ مثال بھی قائم کرتی ہے. کیمرامین ممتاز علی کے ساتھ مروان چودھری، نیو نیوز، لاہور.
सर्द मौसम में मछली के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। मुल्तान की मछली मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम की मछली शहरियों को मुयसर है, जबकि दूसरी जानिब सारा साल बिकने वाली ब्रायलर मुर्गी की फरोख्त में भी अपनी जगह इजाफा हो रहा है। मछली और मुर्गी के इस्तेमाल में फ़र्क जानते हैं मुकरम खान की इस रिपोर्ट में। ग़िज़ायत और प्रोटीन से भरपूर मछली जो है फार्मी मुर्गी से भी हुई सस्ती। मौसम सरमा में मछली का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तिबी माहिरीन ने मछली को इंसानी दिल, दिमाग, आँखों के लिए भरपूर फायदेमंद करार दिया है। वहीं फार्मी मुर्गी के नुकसानात भी बता दिए। मच्छी बाजार यहाँ आया हूँ मैं, मच्छी भी ताज़ी मिल जाती है, मुर्गी से बेहतर है। मुर्गी पता नहीं कैसे बनी हुई होती है, मुर्गी से बेहतर है, हम तो ये कहते हैं। और सर्दियों का एक तोहफा है, सर्दियों को तो खानी चाहिए। मछली और मुर्गी की कीमत में फर्क भी देखा जाए तो मछली मुल्तान शहर में 240 रुपए से 260 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि फार्मी मुर्गी 300 रुपए फी किलो में शहरियों को मुयस्सर है। ग़िज़ायत और अफादियत के लिहाज से मछली फार्मी मुर्गी से कहीं बेहतर है। कैमरामैन फयाज वागा के साथ मुकरम खान, नियो न्यूज़ मुल्तान।